जब हमारी पार्टी तोड़ी गई थी तो गंगे की औलादों की जबान में आवाज क्यों नहीं थी? किसी ने हमारी क़यादत तोड़ने का काम किया है, हम उनसे भी हिसाब किताब लेंगे। बिहार में जितनी इलाकाई पार्टियां हैं उन तमाम तर पार्टियों से ज्यादा इस स्टेट में हम इलेक्शन लड़े हैं। अब ये कौन नादान लोग हैं हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, इन नादानों के इल्जाम की हम परवाह नहीं करते। कुर्नी के दलित, पिछड़े, पसमानदा और महरूम तबकात को जात पात से ऊपर उठकर MIM को वोट देने की हम अपील करते हैं। बिहार में एक जगह और उपचुनाव हो रहा है कुर्नी विधानसभा में, और वहां आपकी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया है। बिहार में जितनी इलाकाई पार्टियां हैं उन तमाम तर पार्टियों से ज्यादा इस स्टेट में हम इलेक्शन लड़े हैं, है ना। हम वेस्ट बंगाल में लड़ रहे हैं, हम कर्नाटका में लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी भले ही मजबूत उसका इस्तेकाम हो हैदराबाद में, लेकिन महाराष्ट्र में लड़े हैं, गुजरात में लड़ने जा रहे हैं। बिहार की दूसरी पार्टियां इतने स्टेट में इलेक्शन भी नहीं लड़ी है। तो इलेक्शन लड़ने के लिए जब पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हो तो इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो क्या वो झालमुड़ी बेचने के लिए पार्टियां रजिस्ट्रेशन कराती हैं क्या? सर, पिछले दिनों जो बिहार के बाई इलेक्शन में जो रिजल्ट आए, इसको लेकर के ज्यादा आप पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। गोपालगंज में जो हालात रहा है, अब ये कौन नादान लोग हैं हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, इन नादानों के इल्जाम की हम परवाह नहीं करते। गोपालगंज में 2005 से बीजेपी वहां जीत, 2005 में कौन था वहां पर? 2010 में कौन इलेक्शन लड़ा? 2015 में क्यों लड़ा? ये गोंगों की औलादें उस वक्त खामोश क्यों थी? उस वक्त किसी को क्यों नहीं बदनाम किया? जाहिर है कि राजद यादव भाइयों की पार्टी है, और मामला ये है कि वहां पर खड़े होते हैं साधु यादव जी, और कहीं भी 2010 में 15 में हंगामा नहीं होता है कि साधु जी ने हरा दिया। लेकिन हम लड़े हैं। ये देखिए, इस मानसिकता को समझिए कि हमारे यादव भाई पार्टी बनाए, कोई कुर्मी भाई पार्टी बनाए, पासवान भाई पार्टी बनाए, किसी के पेट में ऐठन नहीं है। लेकिन अकलियतों के दरमियान से कोई पार्टी बनती है तो उसके माने मुबैयना सेकुलर पार्टियों के पेट में ऐठन हो जाती है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। इनको मुस्लिम अकलियत का वोट चाहिए, दलित और महरूम तबकात का वोट चाहिए, उसके दरमियान में क़यादत नहीं चाहिए। क़यादत खड़ी होती पेट में ऐठन हो रही है तो ये कौन बदनाम करने वाले होते हैं? अगर हम लोग मुंह खोलें तो ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन किन लोगों से बीजेपी की क्या क्या साजबाज है। हम लोग लड़ते हैं इस मुल्क में इंसाफ के लिए। हम इक़्तिदार के हुसूल की लड़ाई नहीं लड़ते, हम कुर्सियों की लड़ाई नहीं लड़ते। इस मुल्क में महरूम तबकात को इंसाफ दिया जाए, दलितों को, अकलियतों को उनका वाजिब हक दिया जाए। आज़ादी के इन 75 सालों में 14-15 साल बीजेपी की हुकूमत रही, हम कभी उन्हें माफ नहीं कर सकते। बीजेपी का नाम लब पे आता है तो टूटी हुई बाबरी मस्जिद का ढांचा और गुजरात में माओ बहनों की जुल्म से चीखी हुई आवाज कान में गूंजती है। हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। लेकिन 60 सालों में, 61 सालों में ये मुबैयना सेकुलर पार्टियों ने जो कुछ रोल अदा किया है, चाहे वो भागलपुर का फसाद हो, चाहे भेवंडी का फसाद हो, चाहे मुरादाबाद का फसाद हो, हासिमपुरा में गर्दन काटी जाए, टाटा और कोटा में नौजवानों की गिरफ्तारी की जाए, ये किन के जमाने में हुआ? तो ये बात हमसे वो मत खुजवाइए। हम लोग लड़ते हैं कि बिहार में आखिर सारी रिपोर्ट कहती है कि सीमांचल में मजदूरों का हब है, सीमांचल सैलाब से तबाह है, प्रति व्यक्ति आय कम है, 40 किलोमीटर पर पुल नहीं बने हुए हैं, सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ से प्लान किया जा रहा है। तो इसमें कौन है जिम्मेदार? उन्हीं जिम्मेदारों से जवाब लेने के लिए पार्टी खड़ी हुई है। बिहार में अकलियतों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। उर्दू की बस्ता समेटा जा रहा है, फारसी को तालीम से निकाल दिया गया, निसाब से निकाल दिया गया हाई स्कूलों में, और आज संस्कृत की, बांग्ला की, उर्दू की, हिंदी की पढ़ाई होगी, लेकिन 6+1 का मानक मंडल कर दिया गया है। हाई स्कूल में उर्दू नहीं की पढ़ाई का टीचर नहीं होगा। ये कौन लोग कर रहे हैं? और आखिर ये बीजेपी के साथ जज्जू थी, उस वक्त का अगर ये फैसला था तो राजद के आते हुए इसमें तब्दीली क्यों नहीं अब तक आई? 80,000 से ज्यादा उर्दू के स्कूलों में टीचरों की जगह खाली है, उसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? 12,000 उर्दू टीचर जो TET पास हैं उनको डंडे मारे जा रहे हैं, उनकी बहाली क्यों नहीं, नौजवानों के जवानी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? मदरसा शमसुल में टीचरों की बहाली क्यों नहीं हो रही है? उर्दू गवर्नमेंट लाइब्रेरी में बहाली क्यों नहीं हो रही है? उर्दू एकेडमी का बुरा हाल क्यों है? अंजुमन तरक्की उर्दू का बुरा हाल क्यों है? उर्दू एडवाइजरी काउंसिल कमेटी तश्कील क्यों नहीं पाई? ये सारे मुद्दे हैं। किन के मुद्दे हैं? आज उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, लेकिन ये ट्रांसलेटर के नाम पर, असिस्टेंट ट्रांसलेटर के नाम पर किरानी बहाल कर लेते हैं। उर्दू की कितनी दरखास्तें दी जाती हैं? उर्दू के दरखास्तों के साथ, उर्दू आवेदकों के साथ इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। इनके ऑफिसों में उर्दू लिखा हुआ नहीं है। हत्ता कि उर्दू की 70% से ज्यादा आबादी किशनगंज में है और पूर्णिया के अमरबैसा में है। हाई स्कूलों में और स्कूलों में उर्दू का नाम भी पेशानी पे लिखा हुआ नहीं है। ये कौन लोग हैं? इन लोगों से पूछिए जरा सा। ये लोग कहीं भी ये लोग कुर्सी के लालच में इस तरह की बात करते हैं। अकलियतों के कई लीडर भी हैं जो हम लोग को बदनाम करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्हीं के पोता हैं वो लोग जो लोग अंग्रेजों के राज के जमाने में आजादी की तहरीक से मुनाफरत करते थे और अंग्रेज की तरफदारी और मुखबिरी करते थे। उनको अंग्रेजों की गुलामी अच्छी लगती थी। आज भी उन गुलामों की नस्लों से लोग हैं, पोता पोती उनके, वही लोग हम लोग को बदनाम करते हैं। वरना कोई जरी और गैरतमंद अकलियत का आदमी, बल्कि ये समझिए
आज तो दूसरी पार्टी मुबैना सेकुलर पार्टियों में भी जो मुस्लिम एमएलए हैं, जब भी निजी मुलाकात होती है तो शुक्रिया अदा करते हैं हम लोगों का कि भाई जब से आप लोग आए हैं तो कम से कम इन पार्टियों में जो हम लोग को जगह नहीं मिलती थी, पीछे बैठा जाता था, अब कुर्सियों की कतार आगे हो गई है। आप याद कीजिए 2015 में गठबंधन जीता था, 4 आदमी वजीर बने थे। ये एमआईएम का कमाल है कि आज गठबंधन का बाद में लोग गठबंधन बना और 5 आदमी वजीर बने। लेकिन अभी भी इंसाफ की जरूरत है कि 5 आदमी को जो वजारत का कलमदान मिला है 6-7 हजार से ज्यादा नहीं है, जबकि माइनॉरिटी के एमएलए को कम से कम 37,000 करोड़ का बजट का वजारत मिलनी चाहिए। जमहूरियत का नुक्ता है, जमहूरियत की बारीकी है और जमहूरियत का यही इम्तियाज है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सब कुछ तो नहीं हो रहा है, तो हम तो उसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर आखिरी में एक सवाल, आपकी पार्टी को तोड़ा गया था इसीलिए आप बदला लेने के मूड में है, ऐसा? कौन सी का बदला लेंगे किसी से? मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों को बोलो जो लोग अभी बयान दे रहे हैं, जब हमारी पार्टी तोड़ी गई थी तो गंगे की औलादों की जबान में आवाज क्यों नहीं थी? आज जो लोग हमको कह रहे हैं कि उनको वो कर रहे हैं, भाई उनका काम था, उसने किया। वे लोग तो चाहते भी हैं, किसी ने मेरी बाबरी मस्जिद तोड़ी, हम उसे माफ नहीं करेंगे। किसी ने हमारी क़यादत तोड़ने का काम किया है, हम उनसे भी हिसाब किताब लेंगे, हम उनसे भी हिसाब। और मैं कौन होता हूं? अवाम लेगी हिसाब। वोट अवाम के हाथ में है, फैसला अवाम के हाथ में है। जमहूरियत पर तख्त ताज का फैसला अवाम करती है, किसी बड़े खानदान का बड़े बाबू का बेटा महलूम रहने वाले किसी सेठ जी की औलाद नहीं कर सकती है। ऐसा है कि अख्तरुल ईमान साहब को सीमांचल से बाहर नहीं जाना चाहिए था, ऐसी भी बातें जो है लोग चौक चौराहे में लोगों के दिल। उनको पूछिए कि तुम्हारी माँ ने जन्म दिया था तुमको आंगन के लिए ही, सिर्फ आंगन ही में रहो, आंगन से तुम शहर में मत आओ। वो आंगन ही में रहेगा, शहर में नहीं आएगा तो अख्तरुल ईमान भी सीमांचल से बाहर नहीं जाएगा। वो गुलामी करने के लिए पंजाब तक चले जाए और अख्तरुल ईमान इलेक्शन नहीं लड़े और बाकी लोगों को गिरवी रख दिया उसने, है ना। इन बुज़दिलों की बात कह करके लोगों को बुज़दिली का पैगाम मत पहुंचाइए, है ना। अय्यारी और मक्कारी नहीं करती है एमआईएम हक की तरफदारी। सर आखिरी में कुर्नी के लोगों को, जहां आप चुनाव लड़ रहे, क्या कहना चाहेंगे? कुर्नी के दलित, पिछड़े, पसमानदा और महरूम तबकात को जात पात से ऊपर उठकर एमआईएम को वोट देने की हम अपील करते हैं। हमारा नुमाइंदा जो वहां पर है वो काफ़ी जुझारू है और मैं समझता हूं कि मुर्तजा अंसारी साहब ने वहां पर बड़ी खिदमत की है और वो वोट के हकदार भी हैं, वो जीता है और वहां पर ताकि एमआईएम के जरिए से इंसाफ का चिराग रोशन किया।